दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि निफ्टी में जो तेज़ी देखी गई, आज के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए आरबीआई ने रिपो रेट डिक्रीज किया। उसके बाद दूसरा डिसीजन था सीआरआर को डिक्रीज करने का। दोनों को समझेंगे डिटेल में कि रिपो रेट आखिर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, रिपो रेट डिक्रीज या इंक्रीज करने का मार्केट में क्या इम्पैक्ट होता है, सीआरआर को इंक्रीज या डिक्रीज करने का बैंकिंग सिस्टम में क्या इम्पैक्ट है, बैंकिंग सिस्टम में जो भी इम्पैक्ट होगा उसका इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडियन इक्विटी मार्केट में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे लास्ट में ये देखेंगे ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो इस रिपो रेट में डिक्रीज की वजह से और सीआरआर में चेंज की वजह से इम्पैक्ट होने वाले हैं। सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आरबीआई ने जो रिपो रेट कट किया है उसकी वजह से जो 50 स्टॉक का इंडेक्स है निफ्टी, वो 25,000 का लेवल को क्रॉस कर चुका है। और जो टारगेट है कई ब्रोकरेज फर्म्स का या रेटिंग एजेंसीज का कि निफ्टी जो है लगभग 26,000 के लेवल को इस साल के एंड तक क्रॉस कर देगा, वो अब लग रहा है कि ये पॉसिबल है और आसान होती हुई चीज़ें दिखने लगी हैं। तो अगर आज के दिन सेंसेक्स की बात की जाए तो 82,190 के आसपास क्लोजिंग रही इसकी। 0.92% के आसपास इंक्रीज देखने को मिला। जबकि निफ्टी जो कि 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है उसमें लगभग 252 पॉइंट्स की इंक्रीज देखा गया और 1.02% की इंक्रीज के साथ 25,003 के लेवल पर क्लोजिंग देते हुए दिखा। मतलब 25,000 के लेवल को आज क्रॉस करके वहीं पे क्लोजिंग दिया है और उस लेवल को ईजिली सस्टेन भी कर रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए। तो पहले डिटेल में समझेंगे कि रिपो रेट आखिर होता क्या है, सीआरआर क्या होता है। उसके बाद इनके जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी हम डिटेल में समझेंगे। ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें इम्पैक्ट देखने को मिला आज के दिन भी और आने वाले टाइम में भी इन स्टॉक्स में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आरबीआई से कि आखिर आरबीआई का क्या काम है, किस लिए आरबीआई एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। तो आरबीआई का काम सेम वही है जैसे कि आपके लिए बैंक काम करता है। बैंक जो है आपके लिए क्या काम करता है, या तो आप उसमें पैसा डिपॉजिट करेंगे या उससे लोन लेंगे। तो पैसा जब आप लेंगे तो उसमें क्या है, आपको ब्याज पड़ती है, इंटरेस्ट। जब आप पैसा जमा करते हैं तो उसमें आपको ब्याज मिलती है। जैसे आप एफडी करवाते हैं, पैसा जमा ही तो किया आपने, तो उसके भी यहाँ पे आपको 8% 9% के आसपास, अभी 8% के आसपास एफडी रेट चल रहा है। मतलब 100 रुपये जमा करेंगे तो एक साल में 108 रुपये आपको मिलेंगे। वही इंटरेस्ट देखेंगे, लोन ले रहे हैं कोई, उसके भी यहाँ पे अभी लोन का अगर रेट देखा जाए तो 10 से 11% है। मतलब अगर 100 रुपये आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उसके भी यहाँ पे साल भर में आपको 111 रुपये या 110 रुपये, जो भी आपका लोन का इंटरेस्ट रेट रहेगा, उसके भी यहाँ पे आपको जमा करने पड़ेंगे। तो ये बैंक का काम होता है। तो वैसे ही सेम बैंक्स को अगर आप अपनी जगह रख लें, बैंक्स कहाँ जाएंगे लोन लेने के लिए? बैंक्स लोन लेने के लिए जाएंगे आरबीआई के पास। तो सेम जो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा था, आपको ज़रूरत है पैसे की तो उसके बिहाफ पे आपको लोन लेना है और उसके बिहाफ पे इंटरेस्ट देना है, यानी ब्याज देना है। अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पे भी आपको सालाना ब्याज मिलती थी। तो सेम यहाँ पे बैंक्स को अगर पैसे की ज़रूरत है तो आरबीआई के पास जाएंगे और उसके बिहाफ पे आरबीआई इनको पैसे देंगे। उसके बिहाफ पे जो ब्याज चार्ज करेंगे उसको बोलते हैं रिपो रेट। अगर बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा है तो बैंक्स आरबीआई के पास जमा भी कर सकते हैं। तो बैंक्स जब आरबीआई के पास पैसा जमा करेंगे तो उसके लिए भी इनको ब्याज मिलती है। जैसे कि आप बैंक के पास जमा कर रहे थे तो आपको भी ब्याज मिल रही थी, तो वैसे ही बैंक्स जब आरबीआई के पास पैसा जमा करेंगे तो इनको भी ब्याज मिलती है। उसको बोलते हैं रिवर्स रिपो रेट। मतलब सिंपल सा कि जैसे आप एक इंडिविजुअल हैं, एक इंसान है, आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे तो आप लोन लेंगे, उसके बिहाफ पे आपको कुछ ब्याज चार्ज किया जाएगा और ईएमआई बना के आपको पैसे पे करने हैं। और मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसा है खर्चे से, तो आप क्या करेंगे, बैंक के पास जाके एफडी करा लेंगे या डिपॉजिट कर देंगे, उसके बिहाफ पे आपको सालाना ब्याज मिलने लगेगी। तो सेम इसी तरह बैंक्स को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है या बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो आरबीआई के पास या तो जमा करने के लिए या तो लेने के लिए सेम आपकी तरह ही कस्टमर बन के आरबीआई के पास जाते हैं, क्योंकि आरबीआई को बैंकों का बैंक माना जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ईजिली समझ में आ जानी चाहिए अभी तक। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी आज, उसमें डिसीजन क्या लिया है और उसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिल सकता है। तो अगर आज के डिसीजन की बात की जाए तो दो डिसीजंस लिए गए हैं। तो एक तो हमने समझ लिया कि रिपो रेट को डिक्रीज किया गया है। रिपो रेट पहले था 6% के आसपास, अभी डिक्रीज करके 5.5% कर दिया गया प्रेजेंटली। दूसरा डिसीजन लिया गया है, सीआरआर को भी डिक्रीज किया गया है। ये पहला था 4% के आसपास, अभी डिक्रीज होकर 3% हो गया। तो इसको हमने समझ लिया रिपो रेट को। सीआरआर को भी समझना है, तो हम पहले सीआरआर को ही बहुत जल्दी से आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। सीआरआर को कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है। मतलब इमरजेंसी अगर बैंक के पास है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, एग्जाम्पल लेते हैं आप ही से कि आप इमरजेंसी के टाइम में क्या करेंगे। कोई आपने मान लीजिए ज्वेलरी आपके पास रखा हुआ है, तो ज्वेलरी को आप
खुद सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं कि लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो आप उस ज्वेलरी को खर्चे के लिए यूज कर लेंगे। तो सेम उसी तरह ज्वेलरी की तरह ही CRR जो इंडिविजुअल बैंक्स होते हैं वो RBI के पास जमा कर देते हैं कुछ फंड। तो वो पहले इनको 4% के आसपास जो टोटल इनके अमाउंट है, टोटल लिक्विडिटी है इनकी, उसका 4% के आसपास सेंट्रल बैंक के पास, RBI के पास रखना पड़ता था बैंक्स को, जो अभी डिक्रीज होकर 3% हो गया। मतलब आप केवल मान लीजिए 100 रुपये रहते तो पहले 4% जमा करना तो पड़ता था, तो 100 में से 4 रुपये जमा करना पड़ता था RBI के पास। तो उनके बैंक्स के पास 96 रुपीज़ ही बचते थे लेंडिंग के लिए, यानी अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अब क्या होगा कि उनके पास 97 रुपीज़ रहेंगे, क्योंकि 3% केवल RBI के पास डिपॉजिट करना है और 97 रुपीज़ अपने पास रखना है। तो 97 रुपीज़ और 96 रुपीज़, इन दोनों में से 97 ग्रेटर है। तो मतलब अब बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे होंगे अपने बिजनेस को चलाने के लिए। बस इतना सिंपल सा चीज़ है कि अभी क्या हुआ है कि CRR डिक्रीज होने की वजह से अब बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इन दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट कैसे पड़ने वाला है। तो अब समझते हैं यहाँ पे कि जो बोरोइंग्स होने वाली हैं इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद जो बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन तीनों चीज़ों को इसमें समझेंगे। सबसे पहले एक स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी से। बैंक्स ने अगर अपना जो लोन देते हैं उसका रेट डिक्रीज किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आसानी से कम रेट में लोगों को पैसा मिल पाएगा। लोगों में से क्या क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल्स, हम और आप, कॉरपोरेट्स, तो उनके लिए अब लोन सस्ते हो जाएंगे, जिससे अपना बिजनेस एक्सपेंड कर पाएंगे। और हम लोगों को, इंडिविजुअल्स को भी लोन सस्ते हो जाएंगे, जो पर्सनल लोन्स होते हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे, उनके रेट डिक्रीज होंगे, जिसकी वजह से हम ज़्यादा लोन लेंगे और ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे। अभी समझेंगे कि एक्सपेंडिचर हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उन्हीं सेक्टर्स में ज़्यादा जो है चांसेज हैं कि इंक्रीज देखने को मिले और अच्छी रिकवरी दिखने को चांसेज हैं। तो वो उन सेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो कंजम्पशन बढ़ेगा और यहाँ पे भी आसानी से लोन मिल रहा होगा कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज़ को, तो इनका भी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होगा। और यहाँ पे हम खरीदने के लिए तो रेडी हैं, क्योंकि हम आसानी से लोन ले पा रहे हैं, हमारे पास अब ज़्यादा पैसा है और यहाँ इनके पास प्रोडक्शन करने के लिए या अपने एक्सपेंशन के लिए आसानी से इनको बैंक से लोन मिल रहा है। ये सप्लाई हमारी पूरी करेंगे, हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम डिमांड के लिए ज़्यादा जाएंगे। इसका मतलब ओवरऑल जो इकोनॉमी है डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलती है। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन है RBI ने जो रेपो रेट को डिक्रीज़ किया है। उसके बाद बॉन्ड मार्केट की अगर बात की जाए तो एक तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं पहले से, उन क्योंकि रेपो रेट डिक्रीज होने के पहले से वो इशू किए गए थे, तो हायर यील्ड पे इशू किए गए थे। मतलब उन जो बॉन्ड्स थे उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट था। बट अब RBI का जो रेपो रेट डिक्रीज हुआ है उसके बाद जो इशू किए जाएंगे लोअर रेट्स पे किए जाएंगे, लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे किए जाएंगे। तो इनकी तरफ तो लोग कम अट्रैक्ट होंगे, जो न्यूअर बॉन्ड्स होंगे उनकी तरफ कम अट्रैक्ट होंगे। रीजन, उनको कम ब्याज मिल रहा है। जो पुराने बॉन्ड्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनको पहले ज़्यादा ब्याज मिल रहा था। तो जब इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो हम इससे पहले वाले कई वीडियोज में ऐसा रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं बॉन्ड और बॉन्ड यील्ड का। अगर बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड यील्ड का क्या इंपैक्ट पड़ता है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। बट हम सीधे यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिंपल सा। अगर जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अगर बॉन्ड के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड यील्ड डिक्रीज होता है। बस इतना सिंपल सा आप रिलेशन समझ लीजिए। तो एग्जिस्टिंग जो बॉन्ड्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, उनकी तरफ इन्वेस्टर्स जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो उनकी तरफ इन्वेस्टर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज होगा तो बॉन्ड यील्ड डिक्रीज होगा। मतलब एग्जिस्टिंग जो बॉन्ड्स हैं उनका बॉन्ड यील्ड डिक्रीज हो जाएगा। जो न्यूअर बॉन्ड्स हैं, लेसर इंटरेस्ट रेट में इशू किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनका बॉन्ड यील्ड होगा इंक्रीज हो जाएगा। रीजन, बॉन्ड यील्ड क्यों इंक्रीज होगा, उनका जो प्राइस है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि उनकी तरफ कोई लोग इन्वेस्ट करने के लिए जाएगा ही नहीं, क्योंकि इतना कम इंटरेस्ट है कि इन्वेस्टर्स उसकी बॉन्ड्स की तरफ, न्यूअर जो बॉन्ड्स इशू करने वाली है गवर्नमेंट, उसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। तो ये रिलेशन बॉन्ड मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इस डिसीजन का, ये समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद बोरोइंग्स पे तो हम इम्पैक्ट समझ ही चुके हैं कि दोनों, या तो कॉरपोरेट्स हों या तो रिटेल लोग हों, हम और आप जैसे लोग, दोनों लोगों को लोन्स जो है इजीली मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे। और जो ऑलरेडी हमारे लोन्स चल रहे हैं, EMI की जो कॉस्ट थी वो भी रिड्यूस होगी। मतलब हमारे ऊपर बर्डन भी कम होगा, फाइनेंशियल बर्डन, जिसकी वजह से हमारे पॉकेट में ज़्यादा मनी रहेगी। पहले जहाँ हम 10,000 की EMI पे करते थे, अभी 9,000 की करनी पड़ेगी। तो 1,000 रुपये की हम बचत कर रहे हैं, तो उसको हम कंजम्पशन में अपने मतलब खर्चे में ऐड करेंगे। तो सामान की सप्लाई और हमारी तरफ से सामान की डिमांड दोनों बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेज हैं। इसके बाद समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो उन सेक्टर से रिलेटेड हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जिन सेक्टर्स में इंक्रीज देखने को मिल सकता है, सबसे पहला रियल इस्टेट, होम बायर्स को
बहुत आसानी से लोन मिलेंगे और सस्ते लोन्स मिलेंगे। वो रियल इस्टेट सेक्टर में बूम लाएगा। एक तो रियल इस्टेट सेक्टर में फ़ायदा होगा, दूसरा ऑटो इंडस्ट्री। जब भी आप कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हैं, 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स, आपके पास पूरा पैसा नहीं होता तो आप हमेशा लोन के लिए जाते हैं। लोन आपको सस्ते मिलेंगे तो ऑटो इंडस्ट्री और ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बनेगी, क्योंकि ये पहले आपको ज़्यादा ईएमआई पे करना पड़ता था, अभी कम करना पड़ेगा। एक ये मार्केटिंग का जो है एक तरीका होता है कि 100 रुपये उसमें प्रिंट कर देंगे और उसके बाद उसको बोल देंगे हम 5% आपको ऑफर दे रहे हैं, 95 रुपीज़ में उसको बेच रहे हैं, तो आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो उस प्रोडक्ट की तरफ। तो वही सेम हो रहा है यहाँ पे कि पहले जो चीज़ 1,20,000 की कोई 4 व्हीलर मिलती थी, अभी वो 1,10,000 की मिल रही, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपको लगेगा कि 10,000 की बचत हो रही है यहाँ पे। तो वही सेम काम यहाँ पे हो रहा है। रिपो रेट डिक्रीज होने से जो बैंक्स के रेट्स हैं वो डिक्रीज हुए, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि फ़ायदा हो रहा है, तो आप डिमांड जो है अपनी बढ़ाएंगे। चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो रियल सेक्टर हो। आप घर खरीदने वाले थे पहले, तो पहले आपको 30 लाख का मिल रहा था, अभी वो 26 लाख 27 लाख के आसपास मिलेगा, तो आपको लगेगा कि 3 लाख का बचत हो रहा है, तो आप जल्दी अट्रैक्ट होंगे। इसके बाद जो रिजर्व रेशियो है, उससे क्या होगा कि जो बैंक्स के पास पहले मान लीजिए बैंक्स का टोटल पैसा था 100 रुपये, उसमें से 4% मतलब 4 रुपये आरबीआई के पास उनको रखना पड़ता था और 96 रुपीज़ ही यूज करते थे लेंडिंग के लिए, क्योंकि किसी बैंक का मेन बिजनेस होता है लेंडिंग। बट अभी उनके पास 3% CRR हो गया है, मतलब उनके पास 97 रुपीज़ हैं लेंडिंग के लिए, 1 रुपये उनके पास एक्सेस में आ गया। अब उस एक्सेस रुपीज़ को, 1 रुपये को वो यूज करेंगे लेंड करके, और जब लेंडिंग होगी उस 1 रुपये में भी उनको ब्याज मिल रहा होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल ये तो 100 रुपये की बात है ना, खाली केवल लाखों करोड़ों का बिजनेस है इंडियन बैंक्स का, तो उसमें जाने कितना इनको बैंक्स को भी प्रॉफिट हो रहा होगा। पहले जब अनाउंस हुआ कि रिपो रेट कट किया गया तो उसमें बैंकिंग स्टॉक जो थे उनको कोई खास फायदा नहीं था, बट जब CRR डिक्रीज किया गया उसकी वजह से इनकी लिक्विडिटी बढ़ गई बैंक्स की, और वो ज़्यादा लेंडिंग कर पाएंगे और ज़्यादा इंटरेस्ट कमा पाएंगे। उसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। ये हमने समझ लिया कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या सिक्योरिटी है उनमें क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं और जो इशू होने वाले बॉन्ड्स हैं उन दोनों में कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये हमने जस्ट पहले अभी डिस्कस किया है। इसके बाद अब डायरेक्ट देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स, आपने देखा भी होगा कि HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे बैंकिंग स्टॉक हैं। जब CRR डिक्रीज किया गया 4% से 3%, उसके बाद से इन बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी या रिकवरी देखने को मिली। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले सेक्टर हैं, इनका रिलेशन CRR से नहीं है, इनका रेपो रेट से है। एक्चुअली इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। रेपो रेट से आप लेंडिंग रेट डिसाइड करते हैं, CRR से बैंक्स के पास कितना पैसा रहेगा अपना बिजनेस करने के लिए, वो डिसाइड होता है। तो हमें कितना लोन सस्ता या महंगा मिलेगा ये रेपो रेट से डिसाइड होगा, जबकि बैंक्स के पास कितना अवेलेबल फंड है कि वो अपने बिजनेस को आसानी से चला सकें, वो CRR डिसाइड कर रहा है। तो बैंक्स के पास जितना ज़्यादा फंड होगा उतने ही वो ज़्यादा लेंडिंग कर पाएंगे और उतना ही उनका इनकम होगा। तो CRR के डिसीजन से बैंकिंग स्टॉक्स रन किए, बट रेपो रेट वाले डिसीजन से जितने कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक थे सब रन किए। कंजम्पशन मतलब आप क्या कंज्यूम करते हैं डेली में, FMCG से रिलेटेड, मतलब खाने पीने का ये सब सामान, या तो ऑटो, या तो घर खरीदेंगे, या तो कार खरीदेंगे, या तो 2 व्हीलर खरीदेंगे। तो घर खरीदने रियल इस्टेट रिलेटेड स्टॉक्स जितने भी हैं देखिए, 5.44%, 6.62%, 6.7% गोदरेज प्रॉपर्टी, DLF, प्रेस्टीज स्टेट, ये सब रियल इस्टेट यानी घर खरीदने वाली स्टॉक्स। इसके बाद जो दूसरी चीज़ क्या खरीदेंगे, ऑटो में 2 व्हीलर 4 व्हीलर। तो उन स्टॉक्स देखिए, ऑटो सेक्टर से मारुति सुजुकी लगभग 3% के आसपास, अशोक लेलैंड 3.5%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.25% के आसपास। जितने भी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड और भी स्टॉक्स हैं, टाटा मोटर्स हुए, और भी जितने भी स्टॉक्स हैं, सब में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तीसरी चीज़ FMCG के स्टॉक्स थे। FMCG के स्टॉक्स सारे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, इन सारे स्टॉक्स में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो 3 सेक्टर्स हमने डिस्कस किए और उनसे रिलेटेड स्टॉक्स भी डिस्कस किए जिनमें इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ओवरऑल इकोनॉमी की बात की जाए, स्टॉक मार्केट की बात की जाए, स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि बैंक्स के पास तो अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलने वाला है नहीं FD में, तो वहाँ से इन्वेस्टर्स निकलेंगे ज़्यादा रिटर्न्स के लिए। और जो नए बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करेगी उसमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, बॉन्ड डील ज़्यादा नहीं रहने वाली है, तो बॉन्ड मार्केट से भी इन्वेस्टर्स निकलेंगे। तो दोनों इन्वेस्टर्स जाएंगे कहाँ, बस वहीं स्टॉक मार्केट में आएंगे। स्टॉक मार्केट में अगर आएंगे तो स्टॉक मार्केट में डिमांड बढ़ाएंगे शेयर्स की, स्टॉक्स की। तो जब स्टॉक्स की डिमांड बढ़ेगी तो उनके प्राइसेस तो अब होने ही है। मतलब बहुत विन विन सिचुएशन है, केवल विन विन में, नो रिस्क। स्टॉक मार्केट में इंक्रीज देखने को मिलेगा ही, और 26,000 का जो निफ्टी का लेवल है वो जल्द, जो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2025 के एंड तक टच करेगा,
वो अब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि विद इन अ मंथ 26,000 का लेवल 50 स्टॉक्स का जो इंडेक्स है निफ्टी वो क्रॉस करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस जो आरबीआई ने डिसीजन लिया है रेपो रेट कट करने का और सीआरआर को कट करने का, और उससे इम्पैक्ट होने वाले सेक्टर्स कौन कौन से रहेंगे और उन इस सेक्टर से कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे स्टॉक्स भी हों और उनमें अच्छे रिटर्न्स भी आप बना सकें। तो ये हमने सब डिटेल में समझा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।